मॉर्निंग स्टूडेंट। सो क्वेश्चन ऑन एसी। तो एसी का कंप्लीट रिजल्ट हो गया है और लास्ट क्लास क्वेश्चन भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। 1 to 16 क्वेश्चन हो गया है। 50 क्वेश्चन का प्लानिंग है। तो इस लेक्चर में भी क्वेश्चन ही है। तो हम लोग पहले आईटी मेन का क्वेश्चन फाइनल कर रहे थे। तो आईटी मेन में जो लास्ट लेक्चर में 16 पॉइंट तक कंप्लीट हो गया था, नेक्स्ट 17 पॉइंट क्वेश्चन मैं स्कैन करता हूँ, ऐड करता हूँ। आप एक अच्छा सा ड्राइंग बनाएंगे। ड्राइंग बनाना है, प्लानिंग करना है, देन सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था। आईटी मेन 2019 का क्वेश्चन है और ये है आपका पैरेलल है। आरएल सर्किट है, आरसी सर्किट है, अल्टरनेटिंग करंट है, R1L1, R2L1 नहीं, R1L और R2 और C का वैल्यू लिखा हुआ है। सप्लाई जो वोल्टेज है वो लिखा हुआ है आपका, और फेज डिफरेंस बिटवीन I1 एंड I2। ये पैरेलल सर्किट है और I1 I2 में मुझे फेज डिफरेंस चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं कि ये LR है और ये है आपका RC है, ठीक है, और इसी सर्किट है। तो आप अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग करके देखते हैं। जैसे मैं इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना चाहता था। ग्राफिकली मतलब देखिए ऐसे, आप अगर ये सर्किट को मैं अलग कर दूं, सोचिए ऐसे, जैसे ये अल्टरनेटिंग करंट है, और ऐसे सोचिए कि ये L और R, ये है R1 और ये L है, ये है C, R2। ठीक, इसमें करंट है आपका I1 और इसमें करंट है I2। सप्लाई वोल्टेज V है, सप्लाई वोल्टेज V है। ऐसा हमें I1 I2 में फेज डिफरेंस चाहिए। तो हम लोग पता है ना, एलआर सर्किट में पोटेंशियल लीड करता है या करंट लैग करेगा। तो हम लोग इसके लिए जो हम लोग पढ़े हुए हैं कि पोटेंशियल, मान लीजिए ये पोटेंशियल का अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाऊं, और इस केस में करंट जो है वो आपका लैग करेगा और बाई फेज ऐसे I1, और बाई फेज है हमारा कुछ भी 500 हम लोग ले ऐसे, ठीक है। और इस केस में यहाँ पे अगर आप आरसी सर्किट है, तो आरसी सर्किट में अगर आप पोटेंशियल लैग करेगा, करंट लीड करता है। तो इस केस में अगर आप बनाएंगे पोटेंशियल, जो हम लोग ग्राफ पढ़े हुए हैं कि पोटेंशियल ऐसे बनाएंगे, और करंट करंट इस केस में I2 लीड करेगा ऐसे, और ये है हमारा 5 ऐसे फेज डिफरेंस इस तरह से, ठीक है। हमें चाहिए था फेज डिफरेंस बिटवीन I1 एंड I2। I1 एंड I2 के बीच में फेज डिफरेंस चाहिए। तो हमें पहले सबसे पहले तो एक इंडिविजुअल अलग अलग करके हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं कि ये 5 1 और 5 2 वो फेज डिफरेंस कितना आता है। तो देखिए आप, अगर मैं इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाऊं, इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल अगर हम लोग इसके लिए बनाए, तो हम लोग जानते हैं ऐसे XL, ये R, और ये होता है 5 1, ठीक है। और इसके लिए बनाएंगे इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो ये है XC R, और ये है आपका 5 2, ठीक। अब अगर हमें निकालना है 5 1, सो यहाँ पे tan 5 1, वो है XL और डिवाइड बाई R। तो XL, सो XL अब बाई R, XL जानते हैं ओमेगा L, ओमेगा L। अब ओमेगा कैसे आएगा, तो ओमेगा तो आपको मिल जाएगा। अब आप फंक्शन देखेंगे V,
इज इक्वल टू 200 और √2, ये है ना 200 √2, और साइन साइन ओमेगा टी। तो आप जानते हैं कि ये वाला टर्म साइन ओमेगा टी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये है 100 हुआ और रेडियन पर सेकेंड। तो ये साइन ओमेगा टी से यहाँ से समझना है, सेम ये भी एसी का सेम सोर्स है, तो 100 रेडियन पर सेकेंड ये होगी। पुट करते हैं 200 और आपका हो गया tan φ1 ओमेगा 100 √3 L 10 और R का वैल्यू हुआ 10। तो यहाँ √3 हुआ, इस तरफ φ1 60 डिग्री, tan φ1 इज इक्वल टू √3, तो φ1 60 डिग्री। तो ये मिल गया आपका। ऐसे ही नेक्स्ट उसके लिए हम लोग बनाते हैं एक्सी, वो ट्रायंगल के लिए। तो आप जानते हैं यहाँ पे XC/R, XC होता है 1/ω/C, R पुट करेंगे 1/ω, ओमेगा है 100 और इसमें रेजिस्टेंस है R2, ये R1 था, ये रेजिस्टेंस इसके साथ R1 था, इसके साथ रेजिस्टेंस है R2, और C है √3/2 और R2, सो R2 है 20। ऐसा ये हो गया। नो अब tan φ2 ये ये हो गया। अच्छा माइक्रो होना चाहिए, माइक्रो है ना, ये है ना माइक्रो, ये देखिए माइक्रो है। तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ ऊपर जाएंगे तो 10⁻⁶। tan φ2 सॉल्व करेंगे। सो 10⁻⁶ है और नीचे 10⁻3 है, 2 और 2 कट गया, तो ये हुआ 1000 और डिवाइड बाय √3। ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना, बहुत बड़ा। ठीक है, तो आप नियरली आप इसको 90 डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि tan 60 डिग्री तो √3 होता है, बट ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये ऊपर में 1000 है, नीचे में 1.73 है, तो वेरी वेरी लार्ज आप कर सकते हैं। आप इनफाइनाइट तो नहीं, बट अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं अदर नंबर के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में आप φ2 वो आप लिख सकते हैं 90 डिग्री, ऐसा φ2 जो है वो 90 डिग्री ऐसा। ठीक है, अब हमें फेज डिफरेंस चाहिए। अब आपका φ1 हुआ, अब φ1 जो है φ1 इज इक्वल टू जो है वो 30 डिग्री था, सॉरी 60 डिग्री ऐसा। हम लोगों को क्या चाहिए दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन I1 I2। आप इसमें से दोनों में डिफरेंस निकाल दीजिए, तो फेज डिफरेंस बिटवीन I1 I2, तो I1 का फेजर एंगल आप बनाइए, I2 का फेजर एंगल बनाइए और दोनों का फेज डिफरेंस निकालिएगा। बड़ा जो भी बड़ा है छोटा घटा दीजिए 30 डिग्री। तो था डिफरेंट क्वेश्चन आई टी मेन का। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बट ये अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये है टी मेन का क्वेश्चन, और ये तो आसानी क्वेश्चन लग रहा है। लिखा हुआ कि इंडक्टेंस कॉइल, रिएक्टेंस लिखा हुआ है, अप्लाइड एसी है जिसका फ्रीक्वेंसी है, और लिखा हुआ वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से 45 डिग्री से, और मुझे चाहिए उसका इंडक्टेंस। तो जो वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, उससे आपको समझना था कि ये एलआर सर्किट है। ये जो वोल्टेज लीडिंग होता है, और वो भी 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री रहता तो प्योर एल हो जाता, बट ये कोई थीटा है, 45 डिग्री है। तो वो सुर इस डाटा से देख के समझ में आया कि ये जो सर्किट है आपका, वो एलआर सर्किट है। तो ये एल और आर, और ये एसी, एलआर सर्किट एसी का। और जिसका मतलब आप जानते हैं कि जिसका मतलब अगर आप इसको रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक सिंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं जेड। जेड है और एल आर ऐसे, और ये है आपका एसी, इसका फ्रीक्वेंसी ऐसे। तो जो रिएक्टेंस बोल रहे हैं ना, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस वो वाला है जेड एल आर। तो रिएक्टेंस जो होता है वो जेड एल आर, क्योंकि रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस हुआ वो है 100 ओम। ठीक। और इसका मतलब होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर 100। अच्छा, अब हमें चाहिए ये आर, आर नहीं है मेरे पास, तो बन जाएगा इसका। अगर हम लोग फेजर डायग्राम पढ़ेंगे तो इसके लिए हम लोग फेजर डायग्राम पढ़ चुके हैं। फेजर डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ये है एक्स और ये आर, और ये है एंगल लिखा हुआ है 45 डिग्री ऐसे। सो tan 45 डिग्री ये होता है एक्सएल और डिवाइड बाई आर। तो tan 45 तो 1 हो गया, और इस तरह एक्सएल मस्ट बी इक्वल टू आर ऐसा। तो ये आर की जगह, आर जो है आर का स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप सॉल्व करेंगे। अब तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ये तो आसान क्वेश्चन है। सो ये हो जाएगा एक्सएल, बाहर निकालेंगे और √2 बच जाएगा। एक्सएल आप जानते हैं, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा भी होता है 2 पाई एफ एल। एफ, एफ है 1000, तो ये हुआ 2√2 पाई 1000 एल, और ये है 100। सॉल्व करेंगे, एल का वैल्यू जो होगी 1/2√2 √10 पाई हेनरी। तो और सिंपल, क्योंकि आंसर जो है सिंपल फॉर्म में है। सॉल्व करिए। सो एल, सो ये 10 ऊपर ले लेंगे, एक 10 और कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 ऐसे, और 2 और √2 और मल्टीप्लाई बाय 3.14, और ये 100 कर लेंगे। सो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, ये इसलिए कि ये हो गया 5, ये 5 हुआ, और ये है 3.14, और ये है √2, √2 को 1.414, या आप जानते हैं 1/√2, 1/√2 0.7 भी होता है ऐसा। तो ये 0.7 भी कर सकते हैं, और ये ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर -2 और हेनरी। ये हुआ 3.5, नीचे है 3.14, 10 पे पावर -2 हेनरी। तो इंडक्टेंस आप नियरली 1.1 कर सकते हैं, 1.1 10 पे पावर -2 और हेनरी। तो आंसर इसी फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये है डीमेन का क्वेश्चन। ये तो आसान ही लग रहा है, काफ़ी इजी है। आपका एक एसी सर्किट है और आर सी और एल लिखा हुआ है और क्वालिटी फैक्टर चाहिए। तो इसका तो रिजल्ट है क्वालिटी फैक्टर का, बट मुझे तो याद नहीं है रिजल्ट। तो मैंने आपको समझाया था कि इसका मतलब क्या होता है, तो हम लोग डिस्कस किए थे कि ये है आपका ऐसे, और करंट फ्लो कर रहा है। ये है आर और एल और सी। तो इसको अगर रिप्लेस करेंगे आप एज ए रेजिस्टेंस, तो ऐसे, ये है आर, ये है एक्सएल और ये है एक्सी, और यहाँ फ्लो कर रहा है करंट, ऐसे फ्लो करेगा करंट, ऐसे। सो जो भी हो, आप वीएल के या वीसी के, या मान लीजिए वीसी वीएल है, सॉरी, और ये है वीसी, ठीक है, और ये वीआर है। तो मैंने आपको बताया था क्वालिटी फैक्टर कोई भी, ये इन इन दोनों में से कोई एक लेना है। जैसे वीएल और आर डिवाइड बाई आर वीआर, ऐसे ले सकते हैं, या वी सी बाई वी आर भी ले सकते हैं। अब ये वी एल, वी एल जो होता है आई आर एक्सएल और डिवाइड बाई आई आर आर, ऐसे। तो एक्सएल, एक्सएल होता है ओमेगा एल और बाई आर, और ओमेगा आप चाहे तो ओमेगा जो होता है 1/√एल सी, √एल इंटू सी, ये आप पढ़ चुके हैं आप। तो जब आप ये डाटा पुट करेंगे तो ये हो गया 1/r, और ये हो गया √एल/सी। तो यह क्वालिटी फैक्टर, इसमें तीनों टर्म आ गया। आप पुट कर लीजिए यहाँ पे, यूनिट सही से रखना है, यूनिट को आप चेक कर लीजिए। तो 1/r, आर जो है वो 100, एल का वैल्यू है 80, और मिली, मिली 10⁻³ कैपेसिटेंस 2, और माइक्रो 10⁻⁶, ऐसे सॉल्व करिए। सो 1/100, ये है 4, और ये है 3, और 4, 10⁻⁴। चेक करेंगे क्वालिटी फैक्टर क्या 2 आ रहा है आपका। मैं ऐसे चेक कर लेता हूँ। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। तो क्वालिटी फैक्टर जो है 2, ठीक। नेक्स्ट। ये है डीमेन का क्वेश्चन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, और इसमें लिखा हुआ है कि एक एलआर सर्किट है। पावर, एलआर सर्किट में जो पावर कंज्यूम हो रहा है वो है 400 वाट। वी, वी लिखा हुआ वोल्टेज, तो सप्लाई वोल्टेज का मतलब ये वी आर एम एस, आप समझिएगा, ये है वी आर एम एस। और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। और इस सर्किट का कॉस फाइव पावर फैक्टर है 0.8, जो लिखा हुआ है आपका पावर फैक्टर कॉस फाइव होता है। अब लिखा हुआ है कि पावर फैक्टर यूनिटी करने के लिए, 1 यूनिट करने के लिए, इसमें एक सीरीज में कैपेसिटेंस ऐड करना है। ये सीरीज में कैपेसिटेंस ऐड करिएगा वो एसी सर्किट में। और अब मुझे चाहिए कैपेसिटेंस का वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का है कि ये n/2 3 पाई है, तो n का वैल्यू चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इससे हम लोग सॉल्व करते हैं कि इसमें पावर जो कंज्यूम हो रहा है उसका मतलब क्या है। तो ये आप जानते हैं, ये आर हुआ, और ये एल है, और हमारे पास ये सर्किट है, और ये एसी है, ये आर है, एल है, और एसी सर्किट है जिसका कि वोल्टेज वी आर एम एस जो है वो आर एम एस 250 है वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये वाला। और इस सर्किट का कॉस फाई, ये कॉस फाई जो पावर फैक्टर है, और वो लिखा हुआ है 0.8। और न तो मेरे पास इसमें आर है और न ही एक्सल है, वो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो ये सर्किट इक्विवेलेंट टू, आप जानते हैं इस सर्किट को आप इक्विवेलेंट टू ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से। और इसको लिख सकते हैं जेड, और जेड एल आर, ऐसे जेड एल आर ऐसे बना सकते हैं, कर सकते हैं।
और इसमें जो पावर कंज्यूम होता है वो आप जानते हैं कि ये यहाँ से मान लीजिए करंट गया, तो ये करंट का जो वैल्यू है वो जानते हैं कि करंट इज इक्वल टू वी और डिवाइड बाई वो जेट और एल आर है। ये पढ़ा हुआ ऐसे, ठीक है। तो जो पावर कंज्यूम इसमें लिखा हुआ है, इस सर्किट में जो पावर कंज्यूम है वो लिखा हुआ पावर इज इक्वल टू 400 वाट। तो हमें सबसे पहले कोशिश करना है कि आर निकालें, एक्सएल निकालें। तो अब मेरे पास है नहीं, आर भी नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बन जाएगा, आसानी है। तो जो सर्किट का जो पावर कंजम्पशन होता है वो आपका होता है वी आर एम एस, आई आर एम एस और इंटू कॉस फाइव। क्योंकि मेरे पास है कॉस फाइव टर्म है, तो मैं इसके फॉर्म में प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो जो पावर कंज्यूम है ये है 400 ऐसा, ठीक है। और ये वी आर एम एस, ठीक है। और वी आर एम एस मेरे पास है, आई आर एम एस नहीं है, तो आई आर एम एस की जगह वी आर एम एस और डिवाइड बाई वही वी का मतलब वी आर एम एस और जेड एल आर और इंटू कॉस फाइव, ठीक है। तो इसमें तो सारे टर्म है, वही वी का मतलब वी आर एम एस है। यहाँ से तो जेड एल आर बन जाएगा, तो निकालते हैं, फिर उसके बाद आगे प्लानिंग करते हैं। तो ये है 400, वी आर एम एस 250 और ये है 250, ये है 0.8 और डिवाइड बाई जेड और एल आर। तो एक जीरो और ये कट जाएगा ऐसा। तो ये है जेड और एल आर इज इक्वल टू, ये है 25, 25, 8 और डिवाइड बाई 10 और नीचे में हो गया 4। तो ये हुआ 2, ठीक है। और ये यहाँ कट जाएगा, तो ये 5 हुआ और ये 5, 25 इंटू 5, ये आ गया जेड एल आर। रुकिए, इससे सब मिल जाएगा, इससे जेड एल आर हुआ। तो आप इस सर्किट के लिए इम्पीडेंस डायग्राम जानते हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल ऐसा होता है, जेड एल आर और ये आर है, नहीं, ये होता है एक्सएल होता है और ये आर है, और ये वाला होता है जेड और एल आर और ये है फाइव। ये फाइव कितना हो गया, तो कॉस फाइव 0.8 है ना। ये तो इस ट्रायंगल से आपको कॉस फाइव अगर निकालेंगे तो कॉस फाइव जो हुआ आपका आर डिवाइड बाई जेड एल आर, तो आर मिल जाएगा। तो अगर इस ट्रायंगल का यूज करेंगे कॉस फाइव, तो कॉस फाइव इज इक्वल टू आर और जेड एल आर। तो यहाँ से अगर आप आर निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू जेड एल आर इंटू कॉस फाइव, यह 25 इंटू 5 और कॉस फाइव लिखा हुआ 0.8। सो 0.8 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 4 टाइम 100, 100 ओम आ गया। तो रेजिस्टेंस आ गया 100 ओम, ठीक है। और ये भी आ जाएगा, अब एक्सेल भी आ जाएगा। अब इसका जरूरत नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ। सो जेड जेड एल आर इज इक्वल टू जो है आपका 25 इंटू 5, इसका मतलब होता है अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस एक्सएल का स्क्वायर ऐसे। ये है 25 इंटू 5 और स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे, तो आर का स्क्वायर, ये स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड, तो ये है आर स्क्वायर और प्लस एक्स एल का स्क्वायर। तो ये है 25 इंटू 5, 25 और 5 इंटू 5 ये 25 हो जाएगा, ठीक है। और आपका आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हुआ ये 100 इंटू 100, 25, 25, 25 सॉल्व करेंगे। माइनस, इसको भी आप उसी फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए। तो इसको 100 को बोलेंगे 25 इंटू 4, उसको नेक्स्ट वाले को बोलेंगे 25 इंटू 4, तो ये आ गया देखिए 25 इंटू 25 और इंटू और 16 आ जाएगा, आ रहा है।
एक्स एल कॉमन है, 25 कॉमन हो गया, 25 अगेन कॉमन हो गया, 25 माइनस 16 करेंगे 9 आ गया, और इस तरह एक्सएल का स्क्वायर था, तो एक्स एल इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 3 ओम। ये हो गया। तो ये हम लोग का जो गिवन था उससे आपको रेजिस्टेंस मिल गया, उससे हमें एक्सएल मिल गया। अब इसमें चेंजेस करने के लिए बोला गया है कि अब इसमें एक कैपेसिटर लगा दीजिए, और कैपेसिटर लगा के इसका पावर फैक्टर 1 करने की कोशिश करना है कि ये कैपेसिटर लगाना है और पावर फैक्टर 1 करना है, और उसके लिए कैपेसिटेंस चाहिए। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यहां पे एक कैपेसिटर लगा दीजिए ऐसे, तो ये सर्किट हो जाएगा जेड एल आर सी, ये जेड एल आर सी सर्किट हो जाएगा। और ऐसा करके इसमें पावर फैक्टर जो कॉस फाई है, पावर फैक्टर 1 करना, 1 करने के बाद यहाँ कैपेसिटेंस निकालना था आपको ऐसा। ठीक है, तो जो ये सर्किट है इसका अगर हम लोग बनाएंगे, इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल हम लोग डिस्कस किए हुए थे, तो इम्पीडेंस ट्रायंगल कुछ ऐसा होता है। ये वाला हो गया एक्सएल और माइनस एक्सी, ये वाला डाटा, और ये वाला हो गया आपका आर, और ये वाला होता है आपको अंडर रूट आर स्क्वायर और एक्सएल और माइनस एक्स सी स्क्वायर, और ये फेज, ये हम लोग पढ़े हुए थे ऐसा। ठीक है, चलिए प्लान करते हैं। अब आपका यहाँ पे कॉस फाई, तो अगर आप इस ट्रायंगल से देखेंगे तो कॉस फाई, तो वो हुआ आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ये पावर फैक्टर है 1, 1 करना है, इधर 1 कर लेंगे। हो गया, ये आप सॉल्व करेंगे तो एक्सएल इक्वल टू एक्स सी साफ दिख रहा है। ठीक है, अगर आप सॉल्व करें, स्क्वायर करेंगे, सॉरी आर ऊपर में आ रहा है ना प्लीज, ऐसे स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एक्सएल इक्वल टू एक्स सी, तो यहाँ से आपको निकल गया एक्स सी इक्वल टू एक्सएल, तभी पावर फैक्टर 1 आएगा। और एक्सएल तो पढ़ा हुआ आपका कि ये है 25 और इंटू 3 ऐसे। ठीक है, और एक्स सी ये होता है 1 बाई ओमेगा सी। अब तो सी मिल गया यहाँ पे, ओमेगा का वैल्यू, इसमें फ्रीक्वेंसी कितना लिखा हुआ था क्वेश्चन में, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज है। ये अच्छा क्वेश्चन था, बट आसान ही है, एसी के क्वेश्चन में बहुत चेंजेस नहीं होता। सो 1 बाई ओमेगा सी, ट्वेंटी फाइव इंटू 3, सी को सेट कर लीजिएगा, 1 बाई ये और एफ 2 पाई एफ, एफ का वैल्यू 50 इंटू 3 इंटू 25 फराड हो, फराड। ठीक है, बाकी अब सेट करना है जिस फॉर्म में क्वेश्चन था, तो कैपेसिटेंस जो हुआ 1 बाई, नीचे में 3 पाई था तो 3 पाई कर लीजिएगा, और ये है 100 हो गया, 100 और 25। ठीक है, ऐसे। तो अगर एक जीरो 2 जीरो और कर लेंगे तो 2 जीरो अपने मन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। दो जीरो क्या, एक 2 जीरो और कर लीजिए ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका, ये नीचे में 6 जीरो हो गया, माइक्रो, माइक्रो हो जाएगा, -6 ऊपर जाएगा -6, तो ये हुआ आपका, ये कटा ऐसे 4 टाइम ये, तो ये कैपेसिटेंस जो हुआ यहाँ ऊपर में 400 और डिवाइड बाई 3 पाई, 400 ऊपर हो गया, 3 पाई, और ये तीनों 1 2 2 4 6, ये ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर -6, तो ये हुआ माइक्रो फैराड।
ये कैपेसिटेंस है। और जो आईटी मेन में पूछा गया था कि कैपेसिटेंस न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का n डिवाइड बाई 3 पाई माइक्रोफैराड, तो ये आईटी मेन में ऑप्शन में क्वेश्चन लिखा हुआ था। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू 400 हो गया। इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है और थोड़ा सा बड़ा था। नेक्स्ट। नेक्स्ट ये है आईटी मेन का क्वेश्चन, और ये छोटा क्वेश्चन है बट अच्छा ही क्वेश्चन है कि एलसी सर्किट है एसी का, और एल लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, अप्लाइड वोल्टेज है और करंट, और सर्किट में करंट चाहिए और इसी फंक्शन में, ये इसी साइन के कॉस के फंक्शन में चाहिए। तो ये है एल और ये सी है और अल्टरनेटिंग करंट है ऐसे। एल हुआ और सी हुआ और ये अप्लाइड वोल्टेज जो है वो हुआ 10 और साइन, और ये 314 टी, यहाँ ओमेगा हो गया, ये 314 साइन ओमेगा टी होता है ना, ये इसका मतलब हुआ वी, वी इज इक्वल टू वी नॉट और साइन और ओमेगा टी ऐसे। मुझे चाहिए करंट, तो करंट जो होगा वो हो जाएगा आई नॉट। देख लेते हैं कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, वो भी तो देखना होगा आपको। तो ओमेगा का मतलब समझना है 314। ये एल, एल का वैल्यू जो है वो एल लिखा हुआ है यहाँ पे आपका 40 मिली, तो 40 और 10⁻³ हेनरी हो गया। और कैपेसिटेंस 100 माइक्रो, 100 और माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ फैराड हो गया ये। और मुझे चाहिए था यहाँ पे करंट, करंट का वो फंक्शन चाहिए। तो आप जानते हैं ये आई करंट है, तो आप इस फिगर को इक्विवेलेंट टू द एस इस तरह बना सकते हैं, जेड और एल सी कर सकते हैं, जेड एल सी इम्पीडेंस, ठीक है। और ये आई जो है ऐसे, जो आई नहीं, आई नॉट, आई नॉट चाहिए, आई नॉट। तो अगर आपको आई नॉट निकालना है तो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट और डिवाइड बाई ये है जेड और एल सी, ठीक है। और इसके लिए सिर्फ एल और सी है, तो हम लोग पढ़े हुए थे जेड एल सी, तो जेड जो एल और सी हुआ वो अब मॉड लिखना है एक्सएल माइनस एक्स सी, और वो देखेंगे कौन बड़ा है, कौन बड़ा हुआ, और उसी के हिसाब से तो फिर हम लोग फेज डिफरेंस डिसाइड करते हैं ना कि एक्सएल, एक्सएल क्योंकि फेज डिफरेंस है 90 डिग्री। ये देखिए आप पढ़ा हुआ है, आप इसको भूलिए मत, ये सब आपका फेजर जो डायग्राम है ना वो सब हेल्प करता है। तो ये हम लोग पढ़े हुए थे ऐसे। मान लीजिए अगर आपका ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, ठीक है। अगर करंट लीड कर रहा है तो करंट लीड करता है, अगर ये करंट लीड कर गया तो आप जानते हैं कि कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाता है। अगर वोल्टेज लीड, करंट लैग कर गया या वोल्टेज लीड कर गया तो एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी। अगर बराबर हुआ तो दोनों में एक्स एल इक्वल टू एक्स सी में फेज फेज डिफरेंस जीरो होगा। तो 90 डिग्री है और हमें सबसे पहले एक्स एल निकालना है, एक्स सी निकालना है, देखना है कौन लीड कर रहा है, फिर डिफरेंस निकाल के आई नॉट निकालना है आसानी क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन। अब मैं इधर हटा देता हूँ। चलिए, सो एक्स एल ये होता है ओमेगा एल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे है 314, ये है 40 इंटू 10⁻³ एक्स एल, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 4, 12.56 ओम, ये है एक्सएल, ठीक है। ऐसे ही एक्ससी देखते हैं, 1/ω c
314 कैपेसिटेंस 100 10 पे पावर -6 10 पे पावर 6 so 1 2 3 4 divided by 314 314 31.8 31.845 ओम। तो आपने देखा कि एक्स सी बड़ा है एक्स एल से, तो एक्स सी बड़ा हुआ एक्स एल से, तो इसका मतलब जो है आपका करंट लीड करेगा। इसका मतलब अगर ये वोल्टेज है तो करंट लीड करेगा ऐसा, और 90 डिग्री फेज से लीड करेगा करंट ऐसा। अगर एक्स से बड़ा है तो, क्योंकि कैपेसिटेंस लीड कर रहा है, कैपेसिटेंस बड़ा हुआ तो उस केस में करंट लीड करता है वोल्टेज से 90 डिग्री से। तो इसका मतलब जो हुआ आपका जो फंक्शन बनेगा वोल्टेज से लीड करते हुए, वोल्टेज से लीड करते हुए आपका करंट का जो फंक्शन बनेगा वो है आई नॉट, और ये जो इसका साइन और ये 314 और टी है, इससे लीड कराना है 90 डिग्री से, तो पाई/2 से, ठीक है। और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू आई नॉट, और ये है कॉस और 314 टी। तो फंक्शन ये हुआ। अब हमें निकालना है आई नॉट जो बनेगा वी नॉट डिवाइड बाई जेड एल सी, ठीक है। तो वी नॉट तो है 10, सो आई नॉट हुआ वी नॉट डिवाइड बाई जेड एल सी। वी नॉट तो अभी हम लोग ने देखा था, जो दिया हुआ था पेपर में 10, और ये है एक्सएल माइनस एक्ससी, जो भी लेना आपको एक्सएल या एक्ससी माइनस एक्सएल ले लीजिए, मॉड लगाना ही है तो बड़े में से छोटा घटा लीजिए। तो यहाँ आई नॉट हुआ इज इक्वल टू 10, और ये है 31.85 और माइनस 12.56। तो मुझे ये सॉल्व करना है, देखना है आई नॉट कितना आ रहा है। नाइनटीन पॉइंट 0.518, यह है 0.518। इस तरह आप आई देख रहे हैं, आई जो करंट का फंक्शन चाहिए था 0.5 और 18, और ये कॉस लिखना है यहाँ पे, कॉस 314t। तो यह भी अच्छा, काफी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले के क्वेश्चन से आप देख रहे हैं आईडी मेन में जो पहले आया करता था क्वेश्चन, उससे डिफरेंट है। पहले क्वेश्चन था फिंगर टिप्स पे, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आईटी मेन का क्वेश्चन कराया था, तो वो देखते थे एक एक मिनट में क्वेश्चन बनता था। बट अभी जो 2019 20 21 ये डिफरेंट क्वेश्चन है, सब अलग क्वेश्चन है और काफी अच्छे हैं। हर क्वेश्चन में एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो यह मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 3148 है, सही है आपका, सही। 0.518 0.52 लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट।